हेलो गाइस, वेलकम टू सीवियस क्लासेस। दिस इज़ शारू हेयर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व कैसे काम करता है, एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में डिमांड लॉ देखा था। डिमांड लॉ क्या शो करता था कि प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन, कि जहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे प्राइस के अलावा भी, दैट इज़ मनी, इनकम और एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, टाइम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स का, प्राइस का और उन फैक्टर्स का डिमांड कर्व पे किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम प्राइस का और डिमांड का रिलेशन लेते हैं, जैसे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी भी गुड की क्वांटिटीज़ में जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से जो डिमांड कर्व पे इफेक्ट आता है, जो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं, उनको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक सिंपल भाषा में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है वो सेम डिमांड कर्व पे होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट अप एंड डाउन। सो एक ही डिमांड कर्व होगा, उसी डिमांड कर्व पे हमारे मूवमेंट्स होंगे, और वो किसकी वजह से होंगे? ओनली प्राइस की वजह से होंगे, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, कि जब हम और सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे। एक बार डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर इसकी। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी because of a change in price with other factors remaining constant, there is a movement of quantity demanded along the same demand curve। देखिए, ये वाला वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम डिमांड कर्व, कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट्स होंगी, जो भी अप एंड डाउन मूवमेंट्स, अभी हम देखेंगे कि वो मूवमेंट किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, दैट इज सेम डिमांड कर्व। और यहाँ पे क्या होगा कि चेंज किसकी वजह से होगा? ओनली प्राइस की वजह से होगा, और बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे? कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना प्राइस में चेंज होने की वजह से, कब? जब बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहें। और मूवमेंट कैसी होगी? सेम डिमांड कर्व पे होगी, सेम डिमांड कर्व होगा। इन अदर वर्ड्स, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स व्हेन अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉज्ड ओनली बाय अ चेंज इन प्राइस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है ओनली प्राइस में चेंज होने की वजह से, जब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे ना दो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके चेंजेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उसी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, जैसे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंजेस आए, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर क्वांटिटी डिमांड आए या फिर ओनली हम डिमांड की बात करें तो वहाँ पे टोटल डिमांड में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है, कि जब किसी भी गुड की कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, उसके प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, जब बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, केवल उस गुड की क्वांटिटी में चेंजेस आए उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से, बाकी फैक्टर्स को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं। अब जो प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से कुछ मूवमेंट होती है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी उनको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि द मूवमेंट कैन अकर इधर इन एन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द डिमांड कर्व दैट रिजल्ट्स एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, जब डिमांड कर्व के अंदर चेंजेस, डिमांड कर्व बेसिकली हमें क्या दिखाता है? डिमांड कर्व हमेशा हमें प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशन दिखाता है, और डिमांड कर्व कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और वो भी सेम डिमांड कर्व होना चाहिए, मतलब उसी डिमांड कर्व। अब यहाँ पे हम डिमांड कर्व भी देखेंगे कैसे काम करेगा, कि उसी डिमांड कर्व पे काम कर रहा है, उसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है प्राइस में चेंज होने की वजह से, और वो जो मूवमेंट होंगी वो कैसी होंगी? अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, जिनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। देखिए, जब किसी भी डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है तो उनकी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंशन, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, किसी चीज़ का बढ़ना।
सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं. सो एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होगा कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीमेंट आता है. इंक्रीमेंट कब आएगा क्वांटिटी में, जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है. अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड होना क्वांटिटी का. सो अगर एक्सटेंशन होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज कब होती है, जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं. ठीक है, तो एक्सटेंशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में इंक्रीज होना व्हेन, जब उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और जब ऑल अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. तो जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंशन में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा, साथ में जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी. So there is an increase in quantity demanded due to decrease in the price of the particular good, other factors remaining constant, and this is the downward movement in the demand curve. ठीक है, तो एक्सटेंशन में क्या क्या हमने देखा कि एक्सटेंशन जब होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से. बाकी फैक्टर्स को हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं, और जो मूवमेंट होगी डिमांड कर्व में वो डाउनवर्ड की तरफ होगी. अभी हम देखेंगे डिमांड कर्व में कि वो डाउनवर्ड की तरफ किस तरीके से होती है. नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना, कोई चीज़ कम होना. तो यहाँ पे कोई चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो है क्वांटिटी, कि जब हम क्वांटिटी को कम कंज्यूम कर रहे हैं. अब कोई भी कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी को कम कब कंज्यूम करता है, जब उसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस का और अगेन प्राइस का और डिमांड का यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हम देख रहे हैं. सो जब किसी भी क्वांटिटी में डिक्रीमेंट होता है उसके प्राइस को इंक्रीज़ होने की वजह से, और बाकी फैक्टर्स, बाकी गुड्स, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड. अब ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो मूवमेंट कैसी होती है डिमांड कर्व में, अपवर्ड होती है. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, और हमारी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से. बाकी फैक्टर्स तो हम कांस्टेंट ले ही रहे हैं. और एक्सटेंशन में क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ती है जब हमारा प्राइस कम हो जाता है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि उन फैक्टर्स का हमारी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो इट मीन्स कि जो इनकम है वो भी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहेगा, पॉपुलेशन में भी मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, टेस्ट भी सेम सेम रह रहे हैं, टाइम भी उसके लिए फेवरेबल है. तो ये सारे फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, केवल प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, और उस प्राइस में चेंजेस की वजह से हमारी क्वान्टिटी में चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व के टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन का मतलब क्वांटिटी का बढ़ना जब प्राइस कम होंगे और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, और एक्सटेंशन वाले केस में जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है डिमांड कर्व में. और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि क्वांटिटी का घटना जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं. और कॉन्ट्रैक्शन में कैसी मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में, अपवर्ड मूवमेंट होती है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मूवमेंट हमने देखी थी अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली, वो किस तरीके से डिमांड कर्व पे काम करती है. देखिए यहाँ पे हम डायग्राम देख रहे हैं डिमांड कर्व का. दिस इज़ डिमांड कर्व डी, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है, प्राइस का क्वांटिटी का रिलेशन दिखाता है. यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व हम यहाँ पे देख रहे हैं. और हमने प्रीवियस में देखा था कि जो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कब होता है वो कैसा होता है, जब प्राइस में और क्वांटिटी के चेंजेस हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, बाकी फैक्टर्स हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं. तो दो केसेस से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन था और एक्सटेंशन था. एक्सटेंशन में हम देख रहे थे कि क्वांटिटी का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी का कम होना. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सटेंशन. अब देखिए एक्सटेंशन में क्या हो रहा है. एक्सटेंशन का मीनिंग हमने देखा था कि डिमांड जब होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. बाकी फैक्टर्स को तो हम कांस्टेंट कर लेते ही हैं. तो इस केस में देखिए डिमांड कहाँ बढ़ रही है हमारी. इनिशियल जो डिमांड है वो 10 है. जो 10 हम क्वांटिटीज़ यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं, जो कि प्राइस है क्वांटिटी, सॉरी जो प्राइस है हमारा 10, उस पर हम क्वांटिटी ले रहे हैं 55. जब एक्सटेंशन होगा इट मीन्स कि प्राइस कम होंगे और डिमांड हमारी बढ़ जाएगी. उस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस कम हो जा रहा है, दैट इज़ 10 से 7 हो जा रहा है, और क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ हो जा रही है, दैट इज़ 75 हो जा रही है. तो ये वाला केस कौन सा हुआ, ये केस हुआ एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व. अब देखिए एक्सटेंशन में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व के अंदर वो कैसा है, डाउनवर्ड है.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये कैसा जा रहा है, ये हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। सो एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है, साथ में जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वो डाउनवर्ड होती है। और देखिए सारी की सारी मूवमेंट जो होंगी वो सेम डिमांड कर्व पे होंगी, हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड कर्व हमारा सेम है। नेक्स्ट था कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द डिमांड कर्व। अब कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्शन में था कि जो हमारा डी होता है दैट इज़ डिमांड, वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि जो इनिशियल प्राइस है वो 10 है, उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो 12 हो जाते हैं, और प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कितनी हो जा रही है, 55 से 40 हो जा रही है। तो उस केस में जो हमारा मूवमेंट जा रहा है दैट इज़ ये कौन से जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, सो यही सब हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस केस में प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और वही चीज़ हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। और फिर जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के केस में वो कैसी होती है, अपवर्ड होती है, और वो कॉन्ट्रैक्शन के केस में मूवमेंट भी हम देख पा रहे हैं जो कि इस तरीके से हो रही है। और एक्सटेंशन में क्या हो जाता है, एक्सटेंशन में इसका अपोजिट होता है कि एक्सटेंशन में जब डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है, प्राइस कम होते हैं, और जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है, ये हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब हम इसके बाद देखेंगे कि प्राइस का तो हमने देख लिया कि प्राइस का रिलेशन जो होता है डिमांड के साथ में, उसका इफेक्ट डिमांड कर्व पे किस तरीके से आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कि हमारा जब डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट किस केस में होता है। देखिए जब हमने मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व पढ़ा था, अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्राइस होते हैं, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वान्टिटी में चेंजेस आते हैं, और उनकी वजह से दो केसेस बनते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। लेकिन जो भी मूवमेंट होते हैं वो सेम डिमांड कर्व पे होते हैं, डिमांड कर्व पे चेंजेस नहीं आते, डिमांड कर्व कहीं शिफ्ट नहीं होता। और वो कब होता है ऐसा कि जब बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, ओनली प्राइस चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें टोटली अपोजिट होंगी, जब हम डिमांड कर्व को शिफ्ट कराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे। इट मीन्स कि जब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स है जैसे हमारी मनी इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, टाइम है, पॉपुलेशन है, ये सारे जो भी फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन सब में चेंजेस होंगे। सो यहाँ पे जो शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में वो या तो लेफ्टवर्ड होगा या फिर वो राइटवर्ड होगा। सो हम देखेंगे कि वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस तरीके से डिमांड में लगते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है कि a shift in the demand curve is when a determinant of demand other than prices changes. It occurs when demand for goods and services changes even through the price didn't. That results increase and decrease in demand. अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मनी इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, टाइम, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब कभी भी किसी भी डिमांड कर्व में शिफ्ट लगता है तो वो क्यों लगता है, क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनका प्रभाव हम उस पर देखते हैं, लेकिन जो प्राइस होते हैं वो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व और डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। देखिए मूवमेंट में क्या था, मूवमेंट में दो केस थे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में भी डिमांड का इंक्रीज होना था, मतलब डिमांड हमारी बढ़ रही थी, और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड हमारी कम हो रही थी। और शिफ्ट में क्या देखेंगे, शिफ्ट में हमारे पास दो केस बनेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो देखेंगे कि इनका किस तरीके से इफेक्ट होता है, डिमांड के बढ़ने और घटने से डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आते हैं। देखिए जब हमारा जो हमारी डिमांड कर्व होता है जब वो शिफ्ट होता है तो शिफ्ट उसमें दो तरीके से लगेगा, या तो राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा। तो हमने ये भी देखा था कि शिफ्ट लगने की वजह से, जो शिफ्ट लगने की वजह होती है डिमांड कर्व में वो होती है इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, या तो डिमांड का बढ़ना या फिर डिमांड का घटना, जिसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट लगते हैं। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शिफ्ट लगते हैं, वो होते हैं अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं दैट इज़ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में कब होगा, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। जब हमारी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। मतलब क्या है इसका कि जब
किसी भी डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट लगते हैं तो उसका रीज़न होता है डिमांड का बढ़ना। लेकिन वो डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अदर फैक्टर्स का उसके ऊपर इफेक्ट है। अदर फैक्टर्स, या तो उसकी मनी इनकम बढ़ रही होगी, तब कोई भी कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, या फिर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए अपनी डिमांड को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, या किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा रही होगी इसलिए वो वहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स के लिए, या फिर कोई फेवरेबल टाइम होगा, जैसे पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे एसी की डिमांड ज़्यादा गर्मियों में होती है और विंटर्स में कम होती है, सो फेवरेबल टाइम रहा होगा जिसके वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जा रही है। लेकिन प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, प्राइस को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ रहा होगा डिमांड पे, तभी डिमांड इंक्रीज़ हुई है और उसकी वजह से डिमांड में कैसा शिफ्ट लगा है? राइटवर्ड शिफ्ट लगा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिमांड पहले डी थी, जो इनिशियल डिमांड थी, वो प्राइस देखो हमारा कांस्टेंट है, प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस Q0 पे भी उतना ही है और Q1 पे भी उतना ही है। तो जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो उस टाइम पे जो डिमांड, नई डिमांड जो बनी है वो बनी है डी। तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि जो डिमांड है वो बढ़ करके और राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है हमारे डिमांड कर्व के अंदर। सो दिस इज़ अ केस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखिए पहले हमने देखा कि राइटवर्ड शिफ्ट में क्या था कि जब डिमांड हमारी बढ़ रही थी अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उस टाइम पे जो डिमांड कब था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था। लेकिन लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट लगेगा डिमांड में? जब हमारी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कब होती है कि जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो रही है लेकिन प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। सो यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे प्राइस यहाँ पे हम ले रहे हैं P1, डिमांड कर्व के अंदर प्राइस P1 है और इनिशियल जो डिमांड कर्व है वो हमारा D1 है। देखिए D1 के ऊपर जो क्वांटिटी हम Q1 कंज्यूम कर रहे हैं और प्राइस हमारा P1 है। लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे अदर फैक्टर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, मनी इनकम हो सकती है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकते हैं, तो मनी इनकम कम हुई उसकी वजह से क्या हो गया? हमारा डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि मनी का और डिमांड का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर मनी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, मनी इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। सो अगर कुछ ऐसा हुआ कि मनी इनकम कम हो गई, उसकी वजह से हमने किसी चीज़ के लिए डिमांड कम करना शुरू कर दिया, या हमारा टेस्ट बदल गया, फैशन चेंज हो गए, है ना, या फिर किसी और फैक्टर की वजह से हमारे डिमांड में ऐसा चेंज आया कि डिमांड हमने कम कर दी, तो उस केस में क्या होगा? हमारे डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे नया डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा D2। D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो एक बार पूरा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या था? जब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंजेस आए उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से। जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि बाकी के फैक्टर्स क्या रहेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। और उस केस में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सटेंशन का मतलब जब डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस कम होते हैं, और एक्सटेंशन वाले केस में डिमांड कर्व में जो शिफ्ट नहीं बोलेंगे बल्कि हम यहाँ पे बोलेंगे जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कैसी होती है? वो डाउनवर्ड होती है। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जब हमारी डिमांड कम होती है, प्राइस ज़्यादा होता है और मूवमेंट कैसी होती है? अपवर्ड होती है। उसके बाद हमने देखा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में शिफ्ट कब लगते हैं? जब प्राइस को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है। तो यहाँ पर भी दो केस बनेंगे, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व और डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज वाले केस में जब हमारा डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उस केस में डिमांड कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट लगेगा। और जब हमारी डिमांड कम होती है तो उस केस में क्या होता है? डिक्रीज इन द डिमांड कर्व होता है। और डिक्रीज इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व में शिफ्ट लगता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत माइनर पॉइंट है। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पे सब कुछ चीज़ बहुत ब्रीफ में दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।